हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्रमुख जो स्थल स्वरूप होते हैं किसी एक, जब आप लैंड सरफेस को देखते हैं तो वहां पर किस तरह के आपको अप मिलते हैं, डाउन मिलते हैं, और भी बहुत सारी स्थलाकृतियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। सो ये होगा आज का हमारा चैप्टर्स। तो देखो, यही हमारा टॉपिक होगा। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सोलर सिस्टम की बात कर चुके हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझ चुके हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ मैप हमने देखी, और लास्ट हमने बात की डोमेन्स की कि अगर हम प्रमुख परिमंडल डोमेन्स की बात करें तो डोमेन में क्या क्या आएगा, है ना। कितने इंपॉर्टेंट जो डोमेन्स, हमने उन सब की बात कर ली। क्या लिथोस्फीयर है, क्या आपका हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, तो इन सब की हमारी जो चर्चा है वह कल हो चुकी। अब आज हम बात करने वाले हैं लैंडफॉर्म्स की। ठीक है, आखिर ये होते क्या है, लैंडफॉर्म्स जो है वह होते क्या है। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन जो है वह हम शुरू करते हैं। 2012 की अगर हम बात करें तो यहां पर यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, अब देखो आपकी 3-4 ही क्लासेस हुई हैं और आपको यूपीएससी के जो पीटी के क्वेश्चन है वे समझ में आने लगेंगे। मैं ये नहीं करी कि एग्जैक्टली आप सॉल्व कर पाओगे, उसके पीछे रीजन है क्योंकि अभी तक हमने कंप्लीट ही नहीं किया, है ना। तो यहां पर देखो, फर्स्ट देखो, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये बिकॉज, क्यों क्यों, तो यहां पर बस एक सेंटेंस उठा लिया और यहां पर आपसे ये पूछा कि अगर हम हाइट, ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं, अगर हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, है ना, तो यहां पर हाइट पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज क्यों हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ताप की बात करें, तो ये कम क्यों हो जाता है। ठीक है, इसकी यहां पर बात की जा रही है। फर्स्ट है, द एटमोस्फेयर can be heated upward only from the earth's surface. There is no more moisture in the upper atmosphere. ठीक है। सेकंड है, the air is less dense in the upper atmosphere. आपको बताना है इसका सही जो आंसर है वह क्या होगा। ठीक है, कि जो टेम्परेचर है वह डिक्रीज क्यों हो रहा है, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑफ जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, ये जानते हो कैसे गर्म होता है। देखो, जब हम बात करते हैं सूर्य की, सन की, ये सब हम पढ़ चुके। हमने ये भी देखा था कि जो सूर्य है वह एकमात्र सोर्स है एनर्जी का, ऊष्मा का, सोलर सिस्टम के लिए। तो बच्चों, जो अगर हम देखें कि सन से जो हीट और सारी चीजें आ रही हैं और उससे जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ तक पहुंच रही है, कितना सेकंड लगता है पहुंचने में। तो हम देखेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, ये डायरेक्ट इससे गर्म नहीं होता। जो सूर्य से रेज आ रही है ना, सनरेज जो है, इससे डायरेक्ट गर्म नहीं होगा, बल्कि ये किससे गर्म होगा, पृथ्वी जो जिस तरीके के जो विकिरण, रेडिएशन जो छोड़ती है, ठीक है, इससे जो एटमॉस्फेयर है ये हीट होता है। तो यहां पर वायुमंडल इससे नहीं हीट हो रहा है, सनरेज से डायरेक्टली, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो एटमॉस्फेयर है कैन बी हीटेड अपवर्ड्स, केवल ऊपर की तरफ ही गर्म हो रहा है, और ये अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें, है ना, तो यहां से ही गर्म हो सकता है, तो ऊपर से नहीं हो रहा है। इसलिए तो हम क्यों सीएफसी की बार बार बात करते हैं, चाहे ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो या इन सब की, ये क्यों, आखिर इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर जितनी पृथ्वी गर्म होगी उतना हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वह भी गर्म होगा और इससे क्लाइमेट चेंज होगा। सो फर्स्ट इसमें सही है, ठीक है, सेकंड इसमें रॉन्ग है। आंसर क्या होगा आपका, ये लिखा भी है सॉल्यूशन में, ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। ठीक है, वन ओनली। ठीक है, क्लियर हुआ, पढ़ चुके हैं हम इसे, ध्यान रखना। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन जो 2013 में यूपीएससी ने पूछा, on the planet earth most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. ठीक है, out of the remaining fresh water the largest proportion, कल हमने बात की थी ना इसकी कि भाई अगर हम ये देखें कि आखिर जो अर्थ है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि इसका जो 1/3 पोर्शन है ये किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है ना। 1/3 जो पोर्शन है ये किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, ठीक है, पानी से। और अगर हम ये देखें कि जो 100% वाटर है, इसमें से 97% जो वाटर है ये कहां पर है, ओशियंस में है, महासागरों में है। और चूंकि महासागरों का जो जल इतना ज्यादा सलाइन, इतना ज्यादा इसमें सैलिनिटी होती है कि इसको हम यूज नहीं कर सकते। और यहां पर लगभग 3% से भी कम, है ना, 3% से भी कम फ्रेश वाटर जो है वह अवेलेबल है। ठीक है, फ्रेश वाटर अवेलेबल, ये हमने पढ़ा था। आप देखो इससे क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है ना। तो यहां पर हमने देखा कि लार्जेस्ट अगर हम देखें तो जो फ्रेश वाटर है वो कहां पर अवेलेबल है,
ठीक है। तो आइस कैप्स की बात करें, ग्लेशियर्स, हिमानी की बात करें, इन सब में तो है ही। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है ये कहां पर है, ग्राउंड वाटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है आपका, जो भूमिगत जल है, उसमें ज्यादा फ्रेश वाटर जो है वह अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने इसलिए थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कौन सा आया है, ताकि आप भी जब देखो तो कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ मुझे यूपीएससी के अकॉर्डिंगली ही मैं एनसीईआरटी और जो टॉपिक्स है उसको पढ़ाऊं। एनसीईआरटी थोड़ी पढ़नी हमें कि बस एनसीईआरटी कर लो हो गया काम, एनसीईआरटी को हमें कवर करना है यूपीएससी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसलिए हमारी अगर अप्रोच ऐसी रहेगी तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा देखो, एक बार मैं आपको 1-2 मिनट का जो रिवीजन है वह कराना चाहूंगी। तो कल हमने बात की थी, है ना, कल हमारी जो बात है वह क्या हुई थी, आपका जो लास्ट था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमने देखा था, हमने कल यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की बात की, ओशियंस की बात की, है ना, हमने एंडीज जो माउंटेन्स है इसकी बात की, हमने यूराल की बात की। बस ऐसे ही तो मैप आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि अफ्रीका से होकर, और अफ्रीका केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर 0 डिग्री इक्वेटर कर ले। ठीक है, 23.5 डिग्री का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर ले नॉर्थ हेमिस्फीयर, और 23.5 डिग्री साउथ का देख लें तो यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और 0 डिग्री ये जो है ये इक्वेटर है, ये केवल साउथ अफ्रीका से ही पास होती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने देखा था कि ये जो है आपका कौन सा, हम इसको आइलैंड भी कहते हैं, है ना, आइलैंड कॉन्टिनेंट, द्वीपीय एक महाद्वीप भी कहा जाता है इसको। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इसके बीच में एक जो नैरोलैंड स्लाइड है इसको हम क्या कहते हैं, पनामा जल संधि। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वह हमने कल पढ़ी थी। और इंपॉर्टेंट जो 7 आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें कि एशिया सबसे बड़ा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका यहाँ, और ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद हमने ओशियंस में देखा था, पैसिफिक ओशियंस जो है वह सबसे बड़ा है। अगर हम टोटल वाटर की बात करें तो पैसिफिक ओशियंस जो है इसका 1/3 है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा था आर्कटिक ओशियन है, एस आकार का आपका अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन जिसका नाम किसके आधार पर पड़ा, किसी देश के नाम के आधार पर पड़ा है, और वो आपका हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, और आपका दक्षिण महासागर यानी साउदर्न ओशियन। तो ये हमने यहां पर कल देखा था। अब देखो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं वह कुछ ऐसी है बच्चों कि आपने देखा होगा कि अगर हम ये कहें कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, क्या ये सभी जगह पर एकदम सेम है, या फिर इसमें कहीं पर थोड़ी सी ऊंचाई है, कहीं एल्टीट्यूड है, कहीं हमने देखा था कि मेरियाना जो ट्रेंच है लगभग 11,022 जो मीटर है, वह सबसे ज्यादा एक डीपेस्ट पार्ट हम कह सकते हैं, डेप्थ कह सकते हैं, जहां पर अर्थ की, हमारे पृथ्वी की सबसे ज्यादा गहराई वाला हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है ना। तो यहां पर इस तरह की बातें हमने कल समझी थी। अब इसी के आगे का ये है कि अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो सभी जगह जो है वह पृथ्वी की सतह सब जगह समान नहीं है ना। सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट, लिखना शुरू हो जाओ भाई। तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, स्थल रूप हम इसको कह देते हैं। अच्छा, इस स्थल रूप से एक बात और याद आती है, पहले इसको पढ़ लो। आगे हम 9 में और 11 में इनके कुछ एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, मतलब यही आपके टॉपिक्स होंगे, लेकिन हाँ इसमें कुछ थोड़ा सा एडवांस होता है। और यहां पर हम देखेंगे एक वर्ड, हम देखेंगे टोपोग्राफी। ठीक है, एक वर्ड हम बात करेंगे किसकी, टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, टोपोग्राफी, स्थलाकृति, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, स्थलाकृति, टोपोग्राफी, है ना। तो देखो टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वह समान नहीं है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसकी एक स्टडी करते हैं, और उसी जो स्टडी है, जो अर्थ के सरफेस की जो स्टडी है, उसी स्टडी को एक तरह से उसके जो फिजिकल फीचर्स है उसकी जो स्टडी, उसको हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो टोपोग्राफी क्या है, द स्टडी ऑफ द फीचर। टोपोग्राफी लिख लो इसको, इज द स्टडी ऑफ द फीचर्स। ठीक है, किसके फीचर्स की स्टडी करना, इज द स्टडी ऑफ द फीचर्स एंड फॉर्म ऑफ द लैंड सरफेस, है ना, एंड फॉर्म्स ऑफ द
लैंड सरफेस। पृथ्वी का जो धरातल है ना, ठीक है, उसका एक अध्ययन, उसके जो फॉर्म्स है उसका अध्ययन करना, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी एक एरिया का जो हम देख सकते हैं कि जो फिजिकली एक फिजिकल फीचर है, ठीक है, जो इसकी फिजिकल जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स एंड एरिया, तो इसकी जो स्टडी है इसको हम क्या कह देते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि वहां पर रिवर है, फॉर एग्जाम्पल कि वहां पर हिल एरिया है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर गहरी घाटियां हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पर क्या है, वैली है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इन सभी के आधार पर जब हम किसी जो पृथ्वी का धरातल है, जो सतह है उसका, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी, ठीक है, इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। अब आगे देखो, ठीक है, टोपोग्राफी की हमने बात कर ली, तो जो अब फिजिकल फीचर्स हो गए, ठीक है, केवल फिजिकल वर्ड ही लिख लो, जो आपके फिजिकल फीचर्स हो गए है ना लैंड सरफेस के, उसी का हमने अध्ययन किया, ये टोपोग्राफी है। अब देखो आगे कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। स्थल स्वरूप के पहले हम समझे कि कौन कौन से जो लैंडफॉर्म्स वह होते हैं, उसके पहले दो तीन बातें कि अगर हम बात करें सरफेस ऑफ द अर्थ की, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो धरातल है, आपको याद रखना है कि ये सभी जगह समान नहीं है। अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर, अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। लिखते जाओ साथ साथ में, अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह ये समान नहीं है ना। अब देखो हर जगह समान नहीं है, कहीं पर आपको देखने को मिलता है कि माउंटेन्स हैं इस तरह से, कहीं पर हमें देखने को मिलता है कि हिल एरिया इस तरह से माउंटेन्स है, ठीक है, पर्वत हम इन्हें कह सकते हैं। कई जगह हमें वो पर्वत तो नहीं दिखाई देते, लेकिन हमें कुछ और थोड़ा सा पर्वत से छोटे जो पठार टाइप के हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ हमें क्या, कुछ प्लेट्यूज टाइप के जो है वह दिखाई देते हैं, जैसे कि अर्थ सरफेस हो गया आपका, तो यहाँ पर आपने जो प्लेट्यू है यानी जो पठार है ये भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा समटाइम्स आपको एकदम सीधी भूमियां मिलती है, ठीक है, जो सरफेस है वह कैसे होगा, फ्लैट होगा, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं प्लेन्स, मैदान, उसको हम क्या कह देते हैं, प्लेन्स कह देते हैं, मैदान कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, द अर्थ हैज एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि इनफाइनाइट वैरायटी है, द अर्थ हैज, दिख रहा है ये कलर, हाँ दिख रहा है, देखना पड़ता है ना आपको नोट्स में कौन सा कलर दिख रहा है क्या नहीं। द अर्थ इज नॉट, द अर्थ हैज एन infinite variety of, infinite variety of landforms, ठीक है। अब देखो आगे हम देखेंगे कि इसके कुछ प्रोसेस होते हैं कि आखिर ये जो स्थलाकृति, ये जो टोपोग्राफी डेवलप होती है वह बनती कैसे है, जो आकृति बनती है वह बनती कैसे है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो याद रखना कि देखो जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं ये डिपेंड करते हैं एलिवेशंस पर एंड स्लोप पर, एलिवेशन एंड स्लोप, जो ऊंचाई है एंड जो ढाल है, ठीक है, जो ऊंचाई है एलिवेशन है और जो ढाल है। तो यहां पर आपको याद रखना है ऊंचाई और ढाल के अनुसार, एलिवेशन, ऊंचाई और ढाल के अनुसार हम इन्हें तीन पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पर्वत है, माउंटेन्स है, सेकंड जो प्लेट्यूज है, और तीसरा जो प्लेन है ना। तो आपको यहाँ पर हम देखेंगे अर्थ सरफेस पर इस तीन तरह की जो आकृतियां है वह मिलती है। सो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशंस एंड स्लोप्स एज माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन, ठीक है, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। अब हम चलते हैं एक एक की तरफ, लेकिन उसके पहले ये देख लो कि आखिर ये बनते कैसे हैं। अच्छा याद रखना कि इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है। देखो होता क्या है, ये इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बेसिकली हमें इन तीन बातों को समझना है, पर्वत क्या है, प्लेट्यू क्या है, मैदान क्या है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो क्या आपको ये सब देखने को मिलता है भारत में, हम यहां पर देखते हैं, चलो आओ इस डायग्राम में यहां पर देखते हैं कि देखो जब यहां पर हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां पर ये जो लैंडफॉर्म है
इसको हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, ये दक्कन का पठार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पठार है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज मतलब माउंटेन्स एक तरह से पैरेलल जो है वह समानांतर एक पूरी जो रेंज है, जो श्रृंखला है वह बनी हुई है, एकदम साथ में बनी हुई, केवल एक पठार नहीं कि बस यहाँ पर एक पठार है, पूरी श्रृंखला बनी हुई है। तो आप देखेंगे कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है ना, तो लगभग 2500 के आसपास किलोमीटर इतनी लंबी जो श्रृंखला है फैली हुई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों ये क्या है, ये आपका हिमालय रेंज है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, इसको प्लेट्यू कहोगे, माउंटेन्स कहोगे, हम इसको क्या कहेंगे, माउंटेन्स कहेंगे, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। तो ये देखो ये माउंटेन्स हो गया। अब माउंटेन्स में भी कई टाइप होते हैं कि माउंटेन्स कैसे बना, जैसे कि फोल्ड माउंटेन होगा, ब्लॉक माउंटेन होगा, है ना, इस तरह की आगे हम बात करेंगे। तो ये माउंटेन हो गए। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है जिसको कि हम उत्तरी मैदान कहते हैं, जिसको कि हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, जिसको कि हम नॉर्दर्न, ये हम कल भी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम इसको, है ना, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। तो हमने देखा कि इंडिया में आपको, अगर हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कि 3 भागों में हम इसको बेसिकली, इसका जो डिवीजन है वो 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। एक तो आपका नॉर्थ में ये माउंटेन है, देन आपका नॉर्दर्न प्लेन है, देन आपका ये दक्कन प्लेट्यू है, जो कि साउथ वाला हिस्सा हो गया, आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो है वे बनते कैसे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो इसकी 2 प्रोसेस हो सकती है। तरीका क्या हो सकता है, ये बताओ कि पृथ्वी जो है, जो अर्थ सरफेस है, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, इस बात को समझना, ये हो गया आपका अर्थ सरफेस, पृथ्वी की एक तरह से जो सतह है, ठीक है, ये हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि जो सतह जैसी है वह वैसी ही रहेगी। आगे हम देखेंगे कि समय काल के दौरान, चाहे वह 1000 वर्ष हो, चाहे वह लाखों वर्ष हो, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। उसकी एक प्रोसेस है। या तो देखो कि अगर यहां पर इस तरह से फोल्ड माउंटेन बने हैं तो नीचे से कुछ बल लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो, है ना, चाहे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो, ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, तो आप देखेंगे कि भूकंप जो आया उससे या तो भ्रंश हो गया, दरार भी पड़ सकती है ना, तो यहां पर रिफ्ट वैली भी बन सकती है, बहुत तरीके हो सकते हैं। तो ये देखो कि यहां पर ये जो बल ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से लगाए जाते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है, पृथ्वी के अंदर से जो बल लग सकता है, जो फोर्स लग सकता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल या इंडोजेनिक फोर्स। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं। और इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक हमें 11 में बहुत विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका इंडोजेनिक, या हम कहेंगे इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक है। आंतरिक बल, आंतरिक बल। तो पर्वत कैसे बने, आंतरिक बल से बने, कि जब पृथ्वी के द्वारा जो अंदर से बल लगाए गए, ठीक है, उसके द्वारा जो बना। तो ये एक प्रोसेस हो गई। तो यहां पर देखो इंटरनल जो प्रोसेस है, ये कहां पर होगी, विद इन द अर्थ। इंटरनल जो फोर्स है ये कहां पे लगेगा, विद इन द अर्थ, ठीक है। अभी मैं और नोट्स ठीक तरीके से बनवा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक ये तरीका भी तो हो सकता है। अब देखो एक ये बात यहाँ पे समझ ली, इसको छोड़ दो। अब दूसरी बात यहाँ पे समझो, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये हो सकती है बच्चों कि जरूरी तो नहीं कि केवल आप यहाँ पर केवल पर्वत ही देखते हैं, आप कहीं कहीं पर ये भी देखते हैं कि आज जो पर्वत की ऊंचाई है वह कल नहीं रही, क्यों, उसकी थोड़ी सी ऊंचाई कम हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम देखेंगे एटमॉस्फेयर में और भी कुछ चीजें हैं जो कि वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल हम एयर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की बात करें। अब हम हिमालय की नदियों की बात करते हैं। हिमालय की नदियां जो है कितना ज्यादा डिपोजिशन करेंगे, कितना निक्षेपण करेंगे, कितना अपर्दन करेंगे, इरेजन करेंगे। तो ये क्या कर रही है, ये एक तरह से कटाव का काम कर रही है। ये क्या कर रही है, ये समतल करने का काम करती है, समतल करने का काम कर रही है। तो हवा आएगी, है ना, तो समय काल के दौरान हम देखेंगे चाहे हवा हो, पानी हो, ताप हो, दाब हो, बहुत सारे ऐसे और भी बाह्य परिवर्तन हो सकते हैं पृथ्वी के अंदर नहीं, जो बाहर हो रहे हैं, है ना, वो क्या करेंगे, इस पर्वत को काटने छाटने का काम करेंगे। हवा आएगी, यहां से उड़ा के धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर ही सही यहां पर इकट्ठे कर देगी, ठीक है। इसके बाद जो नदियां बहकर आती हैं, हम देखते हैं कि हिमालय जो नदियां हैं, हिमालयन जो रिवर है, वह बहुत ज्यादा अपने साथ अपर्दन लेकर आती हैं, ठीक है। और यहां पर तो ये क्या कर रही है, ये स्थल रूपों को काटने का काम कर रही है। एक बनाने का काम कर रहा है, एक काटने का काम कर रहा है। आपको पता है इस सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक बाह्यबल। इसको हम क्या कहेंगे, बाह्यबल।
एक्सोजेनिक फोर्स, बाह्य, है ना, या फिर हाँ हम इसको एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, हम इसको एक्सटर्नल जो फोर्स है यह भी कह सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस है। अब देखना यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा था, प्रश्न पूछा कि ये जो पृथ्वी की सतह है या फिर जो पूरी टोपोग्राफी, ये कुछ नहीं है, बस दो ये जो फोर्स है ना इनके बीच का एक खेल है, इनके बीच का एक खेल है, बस यही बताना था इसमें। भले यूपीएससी ने किसी भी लैंग्वेज से पूछा हो, आपको इसमें यही बताना है कि भाई एक इंडोजेनिक फोर्स होगा जो कि ये फोल्ड पर्वत हुआ या फिर ब्लॉक माउंटेन से कुछ भी जो है वो इसका निर्माण कर रहा है, तो पृथ्वी की सतह पर कुछ नया बना रहा है। और दूसरा हमने देखा कि भाई एक दूसरा जो बल है वो इसको घिसने का या काटने का काम कर रहे हैं, फिर बराबर करने का काम कर रहा है। ये दोनों बल हमेशा लगातार चलते रहते हैं, ठीक है, लगातार जो है वो चलते रहे, ना तो हवा रुक रही है, ना तो पानी का बहना रुक रहा है, ना तो रिवर, कुछ भी चीजें रुक तो नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या नेचर जो आपका है वो तो भाई मूवमेंट कर ही रहा है ना। तो यहाँ पर यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी स्थलाकृति है, जो आज हम चीजें जो भी अर्थ सरफेस पर देखते हैं, वो सभी इन दोनों के बीच का क्या है, एक खेल है, ठीक है, एक बना रहा है दूसरा मिटा रहा है, बस वही बात हो गई। क्लियर हुआ है इसका? चलो आप प्रॉपर नोट्स बना देते हैं, लेकिन प्रॉपर नोट्स के पहले कुछ बच्चों ने भी कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आपको पढ़ना अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पर कुछ, ताकि आपको एकदम से ये ना लगे एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट है, ठीक है, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें या तो अंडरलाइन कर लिया करो, साथ साथ पढ़ने की आदत डालो। चलो आओ इसको पढ़ते हैं। You must have seen some of the landforms features as shown in the figure. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere, है ना? The earth has an infinite variety of the landforms, ठीक है? And some parts of lithosphere may be rugged and some flat. The landforms are the result of two processes, है ना? तो ये two processes जो है वह कौन कौन सी हैं? Two processes जो है वह कौन कौन सी है? You will be amazed to know that the ground you are standing is slowly moving. हम जिस मैदान में खड़े हमें पता नहीं है, अब ऐसा तो है नहीं कि मूवमेंट तब होगा जब कोई भी नहीं होगा, कोई भी जो लिविंग और सारी चीजें हैं, मनुष्य जो है वह नहीं होंगे, हम रहते हैं, बट ये जो मूवमेंट हो रहे हैं वो हमें समझ नहीं आते, इतने ज्यादा स्लोली होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो धरती है जिस पर अभी हम खड़े हैं या फिर आप सभी बैठे हुए देख रहे हैं, वीडियो खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये भी मूव कर रहा है स्लोली, बट हमें पता नहीं चल रहा है ना। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, द फर्स्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, द फर्स्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसेस। तो आंतरिक क्रिया एक होगी, एक आंतरिक क्रिया होगी, पृथ्वी के अंदर होगी, ठीक है, एंड ये क्या करेगी, लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड शिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। अब देखो बस यही आपको याद करना है, यही आपको याद करना है कि इंटरनल प्रोसेस क्या करेगी, ये अपलिफ्टमेंट करेगी एंड शिंकिंग करेगी, है ना, ये क्या करेगी, अपलिफ्टमेंट करेगी, ऊपर उठाएगी और धसा देगी, है ना, जो पृथ्वी का जो सरफेस, जो आज सरफेस, उसको या तो ऊपर उठाएगी या धसा देगी, या तो अपलिफ्टमेंट या शिंकिंग। अब देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपलिफ्टमेंट जो शिंकिंग है वह इंटरनल प्रोसेस से होगा, एक्सटर्नल प्रोसेस से होगा, या फिर अब देखो अगला तरीका जो पूछा जा सकता है, एक्सोजेनिक फोर्स से होगा या इंडोजेनिक फोर्स से होगा, ठीक है। अब आगे देखो, द सेकेंड ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कॉन्टिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग। अब देखो वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग, फिर से निर्माण करना और क्या करना, वेयरिंग डाउन करना, उसको घिसकर उसकी जो हाइट है वह कम करना, ठीक है। रीबिल्डिंग यहां पर लिखा हुआ है, जबकि मैंने कहा कि ये तो समतल करने का काम कर रही है। अब यहां से उठाकर जो मिट्टी यहां पर ले गई, मान लो यहां पर गड्ढा था तो मैदान तो बन ही रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लैंडफॉर्म्स बन ही रहा है ना, ऑफ द लैंड सरफेस। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरेजन, है ना, ये क्या है, ये अपर्दन कहलाता है। तो यहां पर इरेजन अपर्दन, अपर्दन कहलाएगा। अपर्दन क्या है, जो आज सरफेस है हम देखेंगे, इसको वेयरिंग करना, इसको घिसकर कम करना, छोटा करना। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरेजन। तो यहां पर जो सरफेस है वह कैसी हो रही है, छोटी हो रही है, कम हो रही है, एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। तो डिपोजिशन से क्या हो, डिपोजिशन का मतलब, देखो इरेजन का मतलब होगा कि, इरेजन का मतलब क्या होगा, आप समझ गए इसको, इरेजन का मतलब क्या हो रहा है, अपर्दन का मतलब जैसे नदियां जो है वे तोड़ तोड़कर यहाँ पर छोटे छोटे जो मिट्टी है, पदार्थ है, चाहे हम बहुत छोटे स्टोन की बात करें, रॉक के पीस की बात करें, या फिर हम गाद की बात करें, सिल्ट की बात करें, रेत की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या है, बहा कर ला रही है ना। डिपोजिशन मतलब निक्षेपण होगा, निक्षेपण मतलब किसी जगह पर रख देना, छोड़ देना, ठीक है। तो निक्षेपण कैसी प्रोसेस होगी, इरेजन से तो उस चीज को काटा जा रहा है, और रीबिल्ड करने की एक तरह से हम देखेंगे आगे जो प्रोसेस होगी, डिपोजिशन कहलाएगी, जो एक जगह से इस तरह के अपरदित पदार्थों को दूसरी जगह पर ले जाकर उसे फिल कर देगी उस जगह को, इसको हम डिपोजिशन एंड निक्षेपण कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें
तो जो आपका नॉर्दर्न जो प्लेन है वह डिपोजिशन से ही तो बना है, नदियों के द्वारा अपर्दित करके बहाकर लाई गई जो सिल्क है, जो मिट्टी है, सिल्ट है, रॉक कट्स, ये सब इनके द्वारा ही तो बना है ना। सो दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ठीक है, तो ये प्रोसेस किससे होगी, जो पानी बह रहा है वह भी ऐसा काम करेगा, जो आइस है, जो विंड है। तो ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप, है ना। तो यहाँ पर ऊंचाई और ढाल के अनुसार हम देखते हैं कि माउंटेन्स है, प्लेट्यू है और प्लेन्स है ना। माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आपको दिख नहीं रहा, कोई नहीं, उसमें दिखेगा पीपीटी में। ठीक है, चलो, तो यहां पर ये बन गए। अच्छा, इसके मैं प्रॉपर आपको एक नोट्स बनवा दूं, वरना आप सोचेंगे कि हमने खिचड़ी कर दिया और वहां पे बताया है नहीं। ठीक है, तो एक प्रॉपर जो नोट्स है वह बनवा लो, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और इसमें मैं आपको बेसिकली रिजल्ट ये बता देती हूं कि ये जो लैंडफॉर्म्स है, प्रोसेस ऑफ a result of two process, result of two process। ठीक है, अब देखो, ये बस इन्हीं टू प्रोसेस को हमें समझना है। तो आपका जो ये फर्स्ट इसमें प्रोसेस हुआ एंडोजेनिक, सेकंड आपका जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सोजेनिक, दोनों शब्दों को याद रखो। ठीक है, एक्सोजेनिक एंड एक्सटर्नल। एंड एक्सटर्नल। अब देखो, एंडोजेनिक या जो इंटरनल प्रोसेस है, ये क्या काम करेगी और ये क्या कहलाएगी। ठीक है, हिंदी में भी लिख लो, आंतरिक व बाह्य बल। ठीक है, ये आंतरिक होगा और यहां पर एक्सटर्नल बाह्य बल। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि बेसिकली ये जो इंटरनल प्रोसेस है ये कहां पर हो रही है, इसको इंटरनली इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर हो रही है, विद इन द अर्थ, विद इन द अर्थ। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स लग रहा है विद इन द अर्थ, है ना। और यहाँ पर इसके फलस्वरूप इंटरनल जो प्रोसेस है, इससे क्या हो रहा था, इससे या तो अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग, अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग, है ना। या तो क्या है, सतह ऊपर उठ रही थी या तो धस रही थी, श्रिंक हो रही थी, सतह का ऊपर उठना और धस जाना, सतह का ऊपर उठना व धस जाना। ठीक है, क्लियर। तो ये मेन किससे हुआ, आंतरिक बल से हुआ। अब देखो, अच्छा, इसमें एक एग्जांपल भी देख लो। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक किस में जाएगा, अर्थक्वेक को हम एक्सोजेनिक फोर्स कह दे। क्यों कह दे, एक्सोजेनिक फोर्स पृथ्वी के अंदर जो विद इन द अर्थ हो रहा है उसको हम इंडोजेनिक कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्थक्वेक की बात करें या फिर हम वोल्केनो की बात करें तो ये ज्वालामुखी और भूकंप आपके क्या हुए, ये इंटरनल आपके इंडोजेनिक फोर्स का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप सेकेंड हम समझते हैं एक्सोजेनिक को, एक्सोजेनिक की बात करते हैं। अब देखो एक्सोजेनिक में क्या आएगा, तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है एक्सोजेनिक, वो क्या कर रहा है, ये जो बाहुबल है वो क्या कर रहा है, वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। वेयरिंग डाउन, ये उसे काटने छोटा करने का काम कर रहा है। पूरा एक चैप्टर है 11 में इसको लेकर, पूरा एक चैप्टर है बच्चों आपका इन टू प्रोसेस पर। ठीक है, वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, एंड रीबिल्डिंग ऑफ द सरफेस। समझ जाना, ये धरातल की बात हो रही है। यहां पर देखो, तो हमने यहाँ पे इस पे इरेजन की बात की, इरेजन मतलब अपर्दन करना। ठीक है,
अब देखो अपर्दन का मतलब क्या होगा, अपर्दन का मतलब होगा वेयरिंग अवे ऑफ द, वेयरिंग अवे, ठीक है, घिसकर सतह को छोटा करना, टूट फूट होना, वेयरिंग अवे, ये आपका अपर्दन हो गया। अब सेकंड हम यहां पर बात करते हैं डिपोजिशन की, निक्षेपण, हिंदी में इसके लिए वर्ड आएगा निक्षेपण, डिपोजिशन निक्षेपण, ठीक है। तो यहाँ पर निक्षेपण का मतलब क्या होगा, फिर से बेसिकली रीबिल्ड का काम करेगा, ये क्या करेगा, रीबिल्ड का काम करेगा। डिपोजिशन से रीबिल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टूटे हुए पदार्थ थे उसको लाकर आपने एक जगह पर डिपोजिशन, दूसरी जगह पर निक्षेपित कर दिए, इसे ही हमने डिपोजिशन कहा, ठीक है। साथ ही देखो तो यहाँ पर क्या होगा, कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड, तो यहाँ पर ये किसकी वजह से हो रहा है, कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। क्वेश्चन आ जाए कि जो रनिंग वाटर है, ठीक है, एयर है, टेम्परेचर है, विंड कह लो ज्यादा सही है, एंड जो आइस है, ठीक है, ये किसके लिए, ये किससे संबंधित है, क्या इंडोजेनिक से, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस जो है वह हमने देख लिया, ठीक है। तो स्थल बनने और टूटने की जो प्रक्रिया है वो आपकी कहां से होगी, इससे होगी, स्थल बनना और टूटने की प्रक्रिया। चलो इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंदी में भी एक वर्ड, तो एक्सटर्नल प्रोसेस से कौन सी क्रिया होगी, स्थल बनने और टूटने की प्रक्रिया, वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्ड, स्थल बनने व टूटने की प्रक्रिया। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो दोनों भाषाओं में समझ लो, सीख लो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इतने अंग्रेज होंगे कि मैं अगर उन्हें कोई हिंदी शब्द बताऊं तो वो समझ ना पाए, है ना, ठीक है। मान सकते हैं, देखो टर्म्स में मान सकते हैं, लेकिन आपको समझ में तो आ ही सकता है, टर्म्स में मान सकते हो बच्चों, ठीक है। और स्पेशली अगर मुझे ये लगता है कि ज्यादातर अगर जो बच्चे देख रहे हैं अगर वह हिंदी बेल्ट के हैं या फिर, तो उन्हें ज्यादातर इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई कठिनाई जो है वह होगी। चलो आगे चलते हैं। साइड हो रही हो तब स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो प्रॉपर। अब हम कर थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलो यहां पर आ जाओ। सबसे पहले देखो ये आपको क्या दिख रहा है, इसको आप क्या कहोगे, माउंटेन कहोगे, चलो मैं मानती हूं, प्लेन तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर हम माउंटेन और प्लेट्यू की बात कर ले, पर्वत और पठार की बात कर ले, सामान्यतः क्या आप इन चीजों को एक मानते हैं कि पर्वत और जो पठार है, अगर हम कहें कि जो माउंटेन है वो आपके या हिमालय पर्वत जो है और आपका जो दक्कन का पठार है वो दोनों सेम है, क्या क्या सेम है वो अपने लैंड फॉर्म्स में, बताओ जरा। तो यहां पर ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हुआ बच्चों, माउंटेन हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, माउंटेन हुआ, पर्वत हुआ। और यहां पर जो ये सेकंड आपको इमेज दिख रहा है, क्या बन सकता है ये, आप समझ रहे हो, एक कर्व ले रहा है, फोल्ड ले रहा है, तो ये आपका क्या है, फोल्ड माउंटेन है, जिसको कि हम वलित पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत है ये, वलित पर्वत है, ठीक है। और यहां पर देखो आपको ये लावा जो है वह बहता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट हो गया। तो यहां पर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है वॉल्केनिक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। और यहां पर एक और आपको नया जो प्रकार है वह दिख रहा है, जिसमें कुछ जो जगह है, जो सरफेस है वह उठा हुआ है, कुछ जो है वह नीचे धसा हुआ है ना। कुछ जो जगह आपने इस तरह के भी प्लेट्यू देखे होंगे कि जहाँ कुछ जगह जो है वो ऊपर है, कुछ जगह जो है वह नीचे है, ठीक है। अब देखो तो यहां पर ये जो सरफेस बना, यहां पर ये जो सरफेस बना, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये देखो माउंटेन है, माउंटेन है, माउंटेन के पहले हम दो तीन विशेषताएं देख लेते हैं कि किसको आप माउंटेन कहोगे और माउंटेन का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे यूपीएससी ने माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में एक डिफरेंस पूछा हुआ है। अब यहां पर देखो सबसे पहले माउंटेन के कुछ मैं आपको फीचर्स बताती हूँ। देखो माउंटेन्स का मतलब हुआ कि जो नेचुरल एलिवेशन है, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक जो ऊंचाई है
पृथ्वी की सतह से जो प्राकृतिक ऊंचाई है उसको हम क्या कहेंगे, माउंटेन्स कहेंगे, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द सरफेस, ठीक है। अब देखो सेकंड है इसमें कि इसकी एक विशेषता होगी। अब इसकी ये विशेषता होगी कि इसका जो टॉप है, ठीक है, और इसका जो बॉटम है, इन दोनों में बहुत अंतर आएगा। अब जब हम माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस देखते हैं ना, तो वो इन दोनों के बेस पर ही अब देखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों की इसका जो समिट है वो स्मॉल होगा, इसका जो शीर्ष है वह कैसा होगा, छोटा होगा, है ना, स्मॉल समिट, छोटा शीर्ष होगा, हिंदी में लिख लो, छोटा शीर्ष मतलब जो टॉप है, ये जो टॉप है ये बहुत छोटा है ना, इसी की बात हो रही है कि जो समिट है वह कैसे होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। और आप इसका ये बेस देख रहे हो, क्या बेस उतना ही है जितना कि टॉप है, तो यहां पर इसका जो बेस होगा वह कैसा होगा, ब्रॉडर होगा, विस्तृत होगा, चौड़ा होगा, ठीक है। तो ब्रॉडर इसका क्या होगा, बेस जो है वह इसका ब्रॉडर होगा। तो ये माउंटेन हो गया। अब देखो कि जब हम बात करेंगे कि विस्तृत आधार है और साथ ही में ये अपने आसपास की जो इसका अर्थ सरफेस होता है इससे बहुत ज्यादा ऊंचा उठा होता है, अलग पता चलता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो ये पूरा सरफेस हो गया, और अगर ये पूरा सरफेस है तो आपको ये जो माउंटेन्स है वह अलग से नहीं दिखेंगे, एकदम ज्यादा उठे हुए दिखेंगे, है ना। तो यहां पर हम इसको क्या कह सकते हैं, जो नेक्स्ट है, हायर देन द सराउंडिंग एरिया, हायर देन द सराउंडिंग एरिया, हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ठीक है, हायर देन द सराउंडिंग एरिया। साथ ही देखो, अच्छा एक बात और समझ लो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जैसे जैसे आप हाई पे जाएंगे और यहाँ पर जो क्लाइमेट है वह कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे जो क्लाइमेट है वह कैसा हो जाएगा, कोल्डर हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये माउंटेन्स के बारे में बात होगी। अब देखो कुछ माउंटेन्स हिमानियां भी होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हिमालय में बहुत सारी हिमानियां हैं, ग्लेशियर्स है, तभी उनसे जाके आप देखोगे कि चाहे आप ब्रह्मपुत्र की बात कर ले, गंगा की बात कर ले, आप इंडस जो रिवर है उसकी बात कर लीजिए, तो यहाँ पर इन सभी का जो सोर्स है, इन सभी का जो सोर्स है वे क्या है, ये ग्लेशियर्स ही तो है किसी ना किसी। जैसे कि गंगोत्री आपने सुना होगा, है ना, गंगोत्री से क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे गंगा रिवर। या फिर अगर हम चोमायुंगडुंग की बात करें या फिर हम बंदर पूंछ की बात करें, तो ये सब हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ हिमानियों के नाम है, जगह के नाम है। तो ये सारे क्या है कि ये जो हिमानी एक तरह से नदियां हैं जो कि बर्फ की नदियां हम कह सकते हैं, एकदम जमी हुई नदियां हैं, ठीक है। इसे हमने क्या कहा, हिमानी कहा, ग्लेशियर्स कहा। तो हम देखेंगे कि जो माउंटेन्स है वो कई ऐसे जो कि परमानेंटली इसी तरह के ग्लेशियर से जमे हुए हैं, तभी तो हमें क्लाइमेट चेंज के कारण खतरा रहता है, ठीक है, कि हमारा जो फ्रेश वाटर है वो भी बहकर कहां पहुंच जाएगा, ओशियंस में पहुंच जाएगा, जहां ऑलरेडी 97% वाटर है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सब हमने ग्लेशियर्स की बात कर ली। अब इसके अलावा देखो कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जो कि समुद्र के अंदर भी, अगर आप ये सोचे कि जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं हिमालय, एंडीज एंड ये सब यही यही सब है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि केवल ये नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि कुछ जो है वे समुद्र के अंदर भी हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। साथ ही देखो इसमें नेक्स्ट ये है बच्चों कि इसका जो क्लाइमेट है वह बहुत ज्यादा हार्श होता है, कठोर जलवायु होती है, और इसीलिए आप देखोगे कि इसकी जो कठोर जलवायु होती है, ठीक है, उसका जो हार्ड क्लाइमेट होता है, उसकी वजह से अगर हम देखें तो जो माउंटेन्स या इस तरह के टॉप होते हैं उस पर पॉपुलेशन या तो होगी नहीं, या फिर जो हिल एरिया उस पर कम पॉपुलेशन होगी, अगर हम कंपेयर कर ले किसी एक प्लेट्यू या फिर आपका जो प्लेन्स है, ठीक है। क्लियर है। चलो एक और पॉइंट समझ लो, हम इनके टाइप्स पर आए उसके पहले एक पॉइंट और समझ लो कि देखो कुछ हम कहते हैं कि माउंटेन्स रेंज क्या है, तो यहां पर माउंटेन्स रेंज को भी समझ लो, एक वर्ड, माउंटेन्स रेंज, पर्वत श्रृंखला। जैसे कि हमने बात की थी कि जो आपका साउथ अमेरिका है वहां पर लॉन्गेस्ट जो आपका माउंटेन रेंज है कौन सी, एंडीज, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या है, ये एक बेसिकली क्या है, सीरीज है, सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज, सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज,
ठीक है। तो जो समानांतर एक तरह से जो एक समानांतर मतलब समानांतर से हम कहते हैं कि समानांतर से एक तरह से जो माउंटेन्स है ना उसकी पूरी एक जो श्रृंखला है वह बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हिमालय की बात कर ले, आल्प्स की बात कर ले या फिर एंडीज की बात कर ले। ठीक है, चाहे हम आल्प्स की बात करें और चाहे हम एंडीज की बात करें या फिर हम हिमालय रेंज की बात करें, तो यहाँ पर ये तीनों क्या है, इसको हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसको आप कोई एक माउंटेन नहीं कह सकते, ये पूरी श्रृंखला है, क्योंकि इसके समानांतर जो श्रृंखलाएं हैं, समानांतर जो पर्वत श्रृंखला है उसका बेसिकली एक जो क्रम है वह बना हुआ है, एक रेखा में, वन लाइन में काफी सारे जो माउंटेन्स है वह है। ठीक है, तो यहाँ पर माउंटेन्स हमने देखा कि माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन, माउंटेन्स विल बी मे बी अरेंज इन अ लाइन, है ना। तो यहाँ पर एक रेखा में जो है वे जमे हुए हैं, जहां पर उसको हमने माउंटेन रेंज कह दिया, चाहे आल्प्स हो, एंडीज हो या फिर हिमालय हो। क्लियर हुआ इतना। अब हम चलते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। देखो, तो बेसिकली जरूरी तो नहीं कि जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, जो माउंटेन्स बने हैं, वे एक ही प्रोसेस से बने हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस भी हो सकती है। और यहां पर बेसिकली हम देखते हैं थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो आपका देखो फर्स्ट हो गया वलित पर्वत, ठीक है, सेकंड हो गया आपका ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत, और तीसरा आपका हो गया वॉल्केनिक या ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो फर्स्ट आपका वलित पर्वत है, सेकंड आपका, ये हिंदी में भी लिख लो, वलित हो गया, सेकंड को हम कहेंगे भ्रंशोत्स या ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, और थर्ड जो है आपका वॉल्केनिक या ज्वालामुखी पर्वत। समझ गए इसको। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। चलो अब हम खैर इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वरना यहाँ पर सारा हौच-पौच हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थ्री टाइप्स की बात कर ले, चलो नेक्स्ट। थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन। फर्स्ट हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन, सेकंड हम बात करेंगे ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड हम बात करेंगे वॉल्केनिक। ठीक है, चलो फर्स्ट को देखेंगे। देखो फोल्ड कैसे बनेंगे, फोल्ड मतलब इसकी बात हो रही है, ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये क्या है, ये फोल्ड माउंटेन है कि बार बार जो फोल्ड है, जो वलय है वह बन रहा है, उसको हम कह रहे हैं फोल्ड माउंटेन। अब देखो कि जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। ठीक है, तो यहां पर इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इस तरह का जो वलित पर्वत है ये बेसिकली किससे बना है, इसको भी लिख लो जरा। इस तरह से जो फोल्ड पड़ता गया, इसको हम लिख सकते हैं ये इंडोजेनिक फोर्स से बने हुए हैं, है ना। ये इंडोजेनिक जो फोर्स है, इंडोजेनिक फोर्स जो आंतरिक बल है, आंतरिक बल है ना, इन प्रक्रियाओं से या आंतरिक बल की जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से जो फोल्ड माउंटेन्स है या जो वलित पर्वत है इसका निर्माण हुआ। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम हिमालय की बात कर ले, और देखो हिमालय की अगर हम बात करें तो इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहा जाता है कि ये नवीन वलित पर्वत है। आप बार बार सुनते हो, ये भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हिमालय जो है वह ब्लॉक माउंटेन है। अरे भाई क्यों ब्लॉक माउंटेन है, ये जो है वह यंग फोल्ड माउंटेन है। और यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा था, जो आगे हम सॉल्व करेंगे, यहां नहीं करवा रहे क्योंकि आधे टर्म्स यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आप हिमालय घूमने जाते हैं तो यहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन्स के आपको क्या साक्ष्य जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पे अपरदन ज्यादा होगा, इरेजन ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर गहरे गार्ड होंगे, खाइयां होंगी, तो इस तरह के जो प्रमाण है, या फिर हम देखते हैं कि यू आकार की घाटियां होंगी। तो ये सारे क्या है, इसके एक तरह से प्रूफ है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है। और साथ ही हिमालय अगर हम रेंज की बात करें तो ये जो आसपास का रीजन है हिमालय माउंटेन्स का, उसमें भूकंप, अर्थक्वेक्स जो है वे भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये भी पता चलता है कि वहां अंदर अभी भी जो हलचल है वह हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत, लिख लो, केवल वलित पर्वत नहीं, नवीन वलित पर्वत, मतलब अभी भी यहाँ पर जो फोल्स और सारी चीजें हैं वो बन रही हैं। ठीक है, ये क्या है, एक नवीन वलित पर्वत है हिमालय। क्लियर है। चलिए, अच्छा, हिमालय के साथ साथ ये आल्प्स भी जो पर्वत श्रेणी है ना, जो आल्प्स पर्वत है ये भी फोल्ड माउंटेन है, जो आल्प्स पर्वत है बच्चों ये भी फोल्ड माउंटेन। ठीक है, इसके अलावा देखो अरावली आपने सुना है,
अरावली रेंज, अगर ये यंग है तो अरावली जो है वह केवल देश का नहीं है ना, हम देखेंगे, हम बात करेंगे कि अरावली जो है वह केवल इंडिया नहीं बल्कि विश्व में जो पुरानी श्रृंखलाएं हैं उसमें से एक है। सो ये क्या है, ये ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। क्लियर है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अरावली की जो अगर जो ऊंचाई है वह लगातार इरोजन की वजह से, अपरदन की वजह से क्या हो रही है, कम हो रही है, रन डाउन हो रही है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब चलो हम चलते हैं सेकंड की तरफ और अब हम बात करते हैं किसकी, ब्लॉक माउंटेन्स की। और ब्लॉक माउंटेन्स को हिंदी में क्या कहेंगे, भ्रंशोत्स पर्वत। क्या कहेंगे, भ्रंशोत्स पर्वत इसको कहेंगे, ठीक है। चलो तो भ्रंशोत्स पर्वत कहां बनेंगे, व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस, व्हेन large area are broken and displaced। अब देखो इसके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं ब्लॉक माउंटेन्स के, ठीक है, व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस। और यहां पर हम ज्यादातर देखेंगे ये जो डिस्प्लेस हो रहा है ये वर्टिकली हो रहा है, ये जो डिस्प्लेस हो रहा है ये कैसे हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है। वर्टिकली को हिंदी में क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि कुछ पर्वत कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है, ये पर्वत जो है वह कुछ इस तरह के होंगे, तो कुछ यहाँ पर ऊंचे हो गए, कुछ यहाँ पर नीचे की तरफ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फोर्स लगा, हम देखेंगे कुछ फोर्स लगा जिससे कि ये क्या है, इसकी ऊंचाई बढ़ गई, और ऊपर से जो फोर्स लगा तो यहाँ पर ये धंस गए, ठीक है। तो अब देखो इस तरह की जो पर्वत श्रृंखला बनी इसको हमने क्या कहा, भ्रंशोत पर्वत श्रृंखला। तो जब बहुत बड़ा जो एक एरिया, हम कहें कि एक बड़े एरिया में जब ब्रोकन और डिस्प्लेसमेंट की जो घटना है वह होती है, वो भी वर्टिकली ये करेगा। अब देखो इसमें आपको कुछ नाम याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हॉस्ट। तो आपने हॉस्ट पर्वत भी सुना होगा, उदाहरण बताओ एक आध हॉस्ट पर्वत का। हॉस्ट पर्वत कहेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको हिंदी में एकदम टिपिकल हिंदी में जो मिलती है, आप इसको उत्खंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा हिंदी में, उत्खंड इसको कहा जाएगा। और देखो जो इसमें नीचे वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, जो पार्ट जो धस गया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रेबन, इसको हम कहेंगे ग्रेबन, हिंदी में द्रोणिका, हिंदी में द्रोणिका, ग्रेबन या द्रोणिका, ये वाला पार्ट जो कि नीचे धस गया है, समझे, समझ गए इसको। आप देखो आगे हम चलते हैं, वॉल्केनिक में कुछ नहीं है। वॉल्केनिक का मतलब हुआ कि जहां से ज्वालामुखी जो है वह फट रहा है, ठीक है, उसी के दौरान फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो वॉल्केनिक माउंटेन क्या होगा, जो कि फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक, ज्वालामुखी क्रियाओं से जो बने हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आपने यहां पर हम देखते हैं, आपने किलीमंजारो नाम सुना है। तो जो किलीमंजारो का जो पर्वत है, ठीक है, किलीमंजारो जो कि कहां पर है, अफ्रीका में, ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है, याद रखना, वॉल्केनिक का, ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है, वॉल्केनिक का, ठीक है, वॉल्केनिक का होगा किलीमंजारो, जो कि कहां पर है, अफ्रीका का है। तो यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि सारे जो पर्वत है वे एक ही क्रिया से बने, अलग अलग इसका प्रोसेस हो सकता है, अलग अलग इसका नाम हो सकता है। तो अब जैसे हिमालय है तो हिमालय को कहाँ शामिल करोगे, ब्लॉक माउंटेन्स में या फिर वॉल्केनिक में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जो है वह आपको याद रखनी है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो ये हमारे लिए यूजफुल क्यों है, तो 4-5 पॉइंट्स जो अपने मन से लिख लो, मैं केवल समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि ये एक तरह से स्टोर हाउस हो सकते हैं वाटर का, है ना, पानी जो है वहां पर इकट्ठा हो सकता है। साथ ही देखो जैसे कि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स होते हैं वह बहुत सारे रिवर्स का सोर्स होते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, हिमालय हैं, वो रिवर का सोर्स होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है वह भी लगाए जा रहे हैं,
रिवर वैली की अगर हम बात करें, वहां पर इस तरह से आप देखो कि वेदिका कृषि होती है, टेरेस फार्मिंग जो है वह की जाती है। और यहाँ पर बेसिकली एक आइडियल जो कल्टीवेशन है, आइडियल एक जो सिचुएशन है ना, वो बन सकती है। साथ ही हम देखेंगे कि बहुत रिच वैरायटी का फ्लोरा एंड फोना जो है वह यहाँ पर पाया जाता है ना। चाहे हम फ्लोरा की बात करें, फोना की बात करें, तो एक तरह से इसकी जो डाइवर्सिटी है वह बहुत ज्यादा यहाँ पे रिच होती है। और टूरिस्ट प्लेस तो है ही है। आपसे अगर कहे कि कहीं कहीं पर घूमने जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? किसी सपाट मैदान में घूमने जाओगे, मैदान देखने, फिर माउंटेन या फिर जो हिल एरिया है वहां पर जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, कसौली जाओगे, मसूरी जाओगे, लैंसडाउन जाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे कोई घूमने का आपको ऑप्शन दे, तो एक तो टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस होने का कारण भी क्या है कि ठंडे है, क्लाइमेट यहाँ का कोल्डर है ना। क्लियर है? तो ये थ्री टाइप ऑफ माउंटेन्स हो गए। इसके यूज की हमने बात कर ली, समझ गए ना। तो ये आपका फर्स्ट हो गया माउंटेन, आप समझ गए आप इसको। तो यहाँ पर अगर फोल्ड माउंटेन की बात करें तो किस किस का एग्जाम्पल दोगे? हिमालय का, आल्प्स का, एंडीज का, है ना। और अगर हम वॉल्केनिक की बात करें तो किलिमंजारो का। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, और अब हम बात करते हैं प्लेट्यू की। ठीक है, पठार प्लेट्यू जो है उसका मतलब क्या है? अच्छा, यूरोप की जो राइन वैली है या वॉस्जिस जो पर्वत है, यूरोप की जो राइन वैली है, ठीक है, वो किसका उदाहरण होगी? उसको याद रखो। यूरोप की जो राइन वैली है या जो वॉस्जिस जो पर्वत है, वो आपके ब्लॉक माउंटेन का पार्ट होंगे। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का पार्ट होंगे। तो अभी तक तो हमने बात कर ली थी माउंटेन्स की, और टाइप ऑफ माउंटेन्स देख लिया, उसका यूज क्या हो सकता है ये हमने देख लिया। पर अब हम बात करेंगे प्लेट्यू की। ठीक है, अब आपने देखो कि क्या यहाँ पर ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है और अब तक जो हमने देखा, क्या ये दोनों सेम है? तो आप पहाड़ की, अगर माउंटेन की बात करें तो माउंटेन का जो टॉप होगा, क्या आप यहां पर घूम सकते हो, टहल सकते हो? नहीं। लेकिन यहां पर तो बहुत बढ़िया से दिख रहा है आपको। तो इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं? ये प्लेट्यू है, ये पठार है, और इसकी पहली विशेषता यही है कि ये एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। ये क्या है? ये एलिवेटेड ठीक है, उठी हुई सपाट भूमि, मतलब पूरी भूमि उठी हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल एक पॉइंट उठाओ, पूरी भूमि जो है वह उठी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर उठी हुई भूमि हम कह सकते हैं, उठी हुई सपाट भूमि, सपाट भूमि। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो शीर्ष है, याद रखना, उसमें टॉप नहीं है। इसका जो कह सकते जो समिट है वो कैसा है? वो फ्लैट है, मेज के समान है, टेबल के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड है ये बेसिकली। तो ये क्या है? फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड है। ठीक है, तो मेज के समान जो है इसका जो फ्लैट टॉप है वो कैसा है? वो फ्लैट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, ये अपने आसपास का जो स्थल होता है उससे ऊंचा उठा होता है। हाँ, उतना ज्यादा नहीं जितने माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? साथ ही देखो, लेकिन आपको इसमें ये याद रखना है कि अगर हम माउंटेन्स की बात करें और हम प्लेट्यू की बात करें, इन दोनों में सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस है वो तो यही हो गया, इसके एलिवेटेड फ्लैट पॉइंट का और उसके स्मॉल जो समिट था उसका, है ना। आगे देखो नेक्स्ट इसमें कि यहाँ पर इससे उतरने के वन और मोर साइड्स हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम देखें वन और मोर साइड्स हो सकते हैं, इसके एक से ज्यादा जो ढलान है वह हो सकती है। और यहाँ पर हम देखें कि स्टेप स्लोप्स हो सकते हैं, मतलब किनारे जो हैं ऐसे ढाल आपको मिल सकते हैं जिसको जो खड़े हुए ढाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पठार हो गया। ठीक है, जैसे कि हम दक्कन प्लेट्यू की बात करें, दक्कन का पठार। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो दक्कन का पठार है, अगर हम वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात करें तो केवल वॉल्केनिक एक्टिविटी से माउंटेन्स थोड़ी बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका दक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। और अगर हम तिब्बत प्लेट्यू की बात करें, कहाँ गया तिब्बत? लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? हाँ, तो हम देखेंगे, हाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द इन द वर्ल्ड, है ना। सबसे ऊंचे अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो ये आपका तिब्बत प्लेट्यू है। ठीक है, इसकी काफी भूमिका होती है तिब्बत के पठार की गर्म होने में, मतलब जब ये ज्यादा गर्म होगा, लो प्रेशर बनेगा, तब जो हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं उसमें तिब्बत के पठार की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 से लेके 6000 मीटर अबव जो है सी लेवल से यहाँ पर इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो दक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। साथ ही देखो अफ्रीकन प्लेट्यू जो कि केन्या, तंजानिया, युगांडा के आसपास है, या ना वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जो दक्कन का पठार है, याद रखो ये कैसे बना हुआ है। हमने देखा कि ये जो है
ज्वालामुखी की जो मिट्टी बाद में है उससे बना हुआ है ना, ज्वालामुखी जो है उसकी उसके एक तरह से जो मृदा है उससे बना हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है वह पाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी होती है। चाहे हम कॉटन की बात करें, कपास की अगर हम बात करें, उसके लिए काफी अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कई तरह के जो प्लेट्यूज हैं उसकी अलग अलग वैरायटीज हो सकती है, कुछ ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं, वो तो देखो हमने पहले ही देखा ना कि यहाँ पर इन्फिनाइट लैंडफॉर्म्स जो है वह हो सकते हैं। क्लियर है इतना? तो अगर मान लो लावा प्लेट्यू है वह रिच रिच होगा किसमें, ब्लैक सॉइल में, और ऐसे में फर्टाइल भी होगा और गुड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, ये यहाँ पर दक्कन प्लेट्यू की स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है, जो कि किससे बना हुआ है, ये लावा प्लेट्यू है। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, साथ में ये भी देखो कि अगर जैसे कि हमने माउंटेन्स का यूज देख लिया कि बहुत सारे जो रिवर्स है उसके लिए सोर्स है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, है ना। अब देखो इसके दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, इसका ये जो यूज है वह क्या हो सकता है, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे फर्स्ट तो देखो, ये मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होता है, ये मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होता है, और ज्यादातर अगर आप माइनिंग एरिया देखोगे तो वो प्लेट्यू के आसपास ही होंगे, प्लेट्यू ही होंगे। ठीक है, देखो अफ्रीका के प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो ये फेमस है फॉर गोल्ड एंड डायमंड्स। एक ब्लड डायमंड मूवी भी बनी थी शायद, इस पे देख लेना। ठीक है, गोल्ड एंड डायमंड्स, अफ्रीका प्लेट्यू। अगर हम इंडिया में छोटा नागपुर की बात करें, इंडिया में अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करें, छोटा नागपुर पठार प्लेट्यू है ना, तो ये कोयले के लिए, आयरन के लिए, मैग्नीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो रिच मिनरल्स है वह पाए जाते हैं, और अगर हम माइनिंग एरियाज की बात करें पूरे विश्व में तो वो प्लेट्यू के आसपास ही है। ठीक है, साथ ही देखो सेवरल, अगर हम वाटरफॉल्स की बात करें, जो जल प्रपात है, जो वाटरफॉल्स है, तो ये जो वाटरफॉल्स है वो आप देखोगे कि प्लेट्यू पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि जोग गरसोप्पा फॉल की बात करें जो कि कर्नाटका में है, जोग फॉल्स कर्नाटका। ठीक है, जोग फॉल्स कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर ये कुछ इसके पॉइंट्स हो गए। अब लास्ट हमारा बचता है लास्ट हमारा बचता है मैदान लास्ट हमारा बचता है मैदान। देखो, तो अभी तक हमने माउंटेन्स देख लिए, माउंटेन्स में हमने देखा कि इसके जो शीर्ष है, ठीक है, इसका जो समिट था बेसिकली स्मॉल था। ठीक है, हमने प्लेट्यूज की बात कर ली, पठार की बात कर ली। यहां पर हमने देखा कि ये जो है वह उठी हुई बेसिकली भूमि है। ठीक है, ये क्या है, ये आसपास के क्षेत्र से बेसिकली उठी हुई भूमि है। अब देखो थर्ड प्लेन्स क्या है देखो ये समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। ठीक है, अगर हम प्लेन्स की बात करें तो ये क्या है, ये लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये समतल भूमि है, ना ही यहाँ पर कोई ऊंचाई दिख रही है, ना ही यहाँ पर कोई उठा हुआ भाग है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड है, यानी समतल भूमि के बड़े भाग हैं, समतल भूमि है, समतल भूमि के बड़े। देखो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तो याद रखना ही है, ये याद रखना ही है। आप अगर प्रश्न आ जाए लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैटलैंड और नीचे लिखा हो माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, मैदान। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, मैदान होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी ये डेफिनेशन हो गई। अब सेकंड देखो कि बेसिकली हम देखेंगे कि ज्यादातर जो इस तरह के मैदान है ये कैसे बने होते हैं, तो ये नदियों से बने होते हैं, फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, रिवर एंड देयर जो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां उनके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं बेसिकली, है ना। जैसे कि आप देखोगे कि जो पर्वत की जो ढलान होगी, जो स्लोप्स होगी,
ठीक है। इसके ढाल से जो नदियां उतरती हैं वो बहुत ज्यादा क्या करेंगी, अपर्दन करेंगी, स्लोप ऑन माउंटेन्स, अपर्दित करेंगी, एरूट करेंगी और इसके बाद ये क्या करेंगी, डिपोजिट्स करेंगी। इसके बाद ये क्या करेंगी, डिपोजिट्स करेंगी, निक्षेपण करेंगी। जैसे कि हम बात करते हैं जिससे हमारा उत्तरी मैदान बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टोन है, जो सिल्ट है, उसको क्या करेंगी, डिपोजिट करेंगी। तो इससे हमारा जो मैदान है वह बनेगा। क्लियर है? इससे जो मैदान है वह हमें बनेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हिमालय की बात करें तो हिमालय से जो नदियां उतरती है वह क्या करेंगी, वह अपर्दन करेंगी, इरोजन करेंगी, ठीक है। और आगे जाकर हम देखेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो आप सभी को आगे आने वाली क्लासेस में पता चलेगा कि जो हम अपने यहाँ हिमालय रेंज की बात करते हैं, देखो जो हम अपने यहाँ हिमालय रेंज की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की, गलत बना रही है, पहले इसको ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने प्लेन्स की बात की और यहाँ पर हमने डेक्कन प्लेट्यू एंड हमने प्रायद्वीपीय पठार की बात कर ली, ठीक है। तो कहा जाता है कि बहुत समय पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना जो आप आज ये प्लेन, आज आप ये जो मैदान देख रहे हैं ना, ये बहुत गहरा एक गड्ढा हुआ करता था, एक गार्च हुआ करता था। लेकिन समय काल के दौरान जो आपकी इंडस, गंगा एंड ये जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इनके द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी थी, जो सॉइल थी, जो सिल्ट और बाकी सारी चीजें थी, उससे इस गहरे गड्ढे को भर दिया गया और फिर एक काफी उपजाऊ जो मैदान है वह बन गया। अच्छा, यहाँ पर देखो ये जो लैंड है वह बहुत ही ज्यादा फर्टाइल भी है। यहाँ पर एग्रीकल्चर भी ज्यादा होता है। ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बहुत थिक पॉपुलेटेड रीजन होता है। तो अगर मैं ये कहूं, ज्यादातर आप देख लो ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, और उसका कारण यही है थिक पॉपुलेशन। अगर हम कहें तो ज्यादातर क्योंकि उत्तरी मैदान जो भी इस तरह से समतल एरिया होते हैं, जो फ्लैट लैंड होती है, वो आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, चाहे रोड की बात करें, रेल की बात करें, है ना, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा। अगर मगध की बात करो, शुरुआत में जब आप जनपद महाजनपद को पढ़ते हो, अगर मगध डेवलप हुआ ना तो उसके पीछे कारण था कि उसके पास फर्टाइल लैंड था। वो उस जगह पर था जहां पर वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, गंगा नदी थी, फॉरेस्ट था। तो इस वजह से तो मगध जो है सबसे पहले एक तरह से एम्पायर बना हुआ था, है ना, जनपद के जो महाजनपद में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ पर मगध का एक, अगर उसके पास उसकी थिक पॉपुलेशन, बाकी सारी चीजें हुई अगर, तो उसके पीछे रीजन था कि वहां का जो बेसिकली उसको जो वहां के फिजिकल फीचर्स थे वो सपोर्टिव थे, है ना। तो हम देखेंगे कि थिक पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमने देखा था कि बहुत टफ क्लाइमेट इसका होगा, किसका, माउंटेन्स एरिया का, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम हमारा जो समतल भूमि की बात करेंगे, फ्लैटलैंड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वह ज्यादा होगी। आप देख लो यूपी, बिहार और ये जो एरिया है ना, एग्रीकल्चर ज्यादा है। चलो एक्सरसाइज देख लो। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म्स जो है वह कौन कौन से हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन्स एंड द प्लेट्यू कर लेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन, बताया मैंने आपको। प्लेन फॉर्म्ड, प्लेन कैसे बनेंगे, जो मैदान है। रिवर प्लेन थिकली पॉपुलेटेड, क्यों क्यों अगर हम बात करें कि नदियों के द्वारा जो ये इस तरह के मैदान बने होते हैं वो आखिर क्यों थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, क्यों अगर माउंटेन्स की बात करें यहाँ पर कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इसको जो छोटे क्वेश्चंस हैं उसको 30 वर्ड्स में लिख लो, बाकी लिख सकते हो तो 50 वर्ड्स में लिखो। तो क्वेश्चंस जो है वह साथ साथ बच्चों सॉल्व करते चलो। चलो आओ एक बार फिर से चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ, रिवीजन की तरफ, देन क्लास को ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, और ये यूपीएससी के पूछे गए क्वेश्चंस थे, ठीक है। साथ ही हमने थोड़ा सा देखा कि लास्ट जो हमने मेजर डोमेन्स पढ़े थे उस पर हमने थोड़ी चर्चा की। यहाँ पर हमने समझा आज का जो लेक्चर था उसको उससे जोड़ने की कोशिश की। कल का जो लेक्चर होगा वह इंटरेस्टिंग होगा, उसमें आप इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म्स में हमने देखा कि आखिर जो टोपोग्राफी उसका मतलब क्या होता है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि एक स्टडी करना, जो लैंड फीचर्स है उसकी स्टडी करना, फॉर्म ऑफ द लैंड सरफेस जो है, जो फिजिकल फीचर्स है किसी एरिया के, रिवर है, वैली है, माउंटेनियस है, प्लेट्यू, इन सबकी स्टडी टोपोग्राफी कहलाती है, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो सतह है वह हर जगह बराबर नहीं है, और यहाँ पर कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन्स है। और हमने देखा कि ऊंचाई और ढाल के आधार पर हमने 3 भागों में बांट ली कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ढाल कैसी, एलिवेशन है, स्लोप कैसा है। और साथ ही हमने देखा इनफिनाइट फॉर्म है लैंडफॉर्म्स का, ठीक है। हमने यहाँ पर जाना कि ये तो बेसिकली जो आप ये
लैंडफॉर्म्स देखते हो, ये रिजल्ट है टू प्रोसेस का। एक तो आपका इंटरनल प्रोसेस है, दूसरा आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस जिसको कि इंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के अंदर होते हैं। जैसे कि हम भूकंप की बात करते हैं, ये बाहर नहीं हो रहा है, ये अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विद इन द अर्थ एंड अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग इससे होगा, सतह का ऊपर उठना और धंसना इससे होगा, ऊपर उठना और धंस जाना, ठीक है। ये जो काम है इससे होगा। इससे कैसे, जैसे कि हमने ब्लॉक माउंटेन्स की बात की, इससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स होगा, जिससे कि हम एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे, जिससे कि जैसे कि रीजन है, जैसे कि डिपोजिशन है, ये सब किस में आएंगे, रीजन है, डिपोजिशन। एक्सटर्नल फोर्स का हिस्सा है। एक्सटर्नल फोर्स जो कि मतलब एटमोस्फियर से लगाए जा रहे हैं, बाहर से लगाए जा रहे हैं, चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे हम विंड की बात करें, चाहे हम आइस की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमने देखा कि जो माउंटेन्स है वह क्या है, माउंटेन्स रेंज क्या है, ठीक है। माउंटेन्स में हमने देखा कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, कोल्डर जो क्लाइमेट है वह होता जाएगा, और टॉप जो इसका काफी स्मॉल होगा। नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह, इस तरह से प्राकृतिक ऊंचाई, ठीक है, हायर देन द सराउंडिंग ऑफ एरिया। 3 प्रकार इसके होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड, वॉल्केनो एंड आपका ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स में हमने देखा कि जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको क्या कहेंगे, नीचे वाला जो भाग है इसको क्या कहेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों को हमने समझा। साथ ही हमने जाना कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि अगर हम हिमालय की बात करें, यंग फोल माउंटेन है। आल्प्स की बात करें, यंग फोल माउंटेन्स है। अरावली रेंज की बात करें, ओल्डेस्ट फोल माउंटेन्स है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें, जैसे कि हम राइन घाटी बात करें, यूरोप की राइन घाटी, इस पे लिख लेना एग्जांपल, यूरोप की राइन वैली। वोल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो जैसे कि किलिमंजारो है, ठीक है। अच्छा, और ब्लॉक माउंटेन्स में हमने देखा कि वर्टिकली जो है बेसिकली ब्रोकन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, वैसे आपका ब्लॉक माउंटेन्स कहलाएंगे। और इसमें जो ऊपर उठा हुआ जो भाग होगा, पार्ट होगा, इसको हम हॉस्ट पर्वत कहेंगे। आपने बहुत सारे हॉस्ट माउंटेन जो है वह सुने होंगे। और जो नीचे धसा हुआ पार्ट होता है इसको द्रोणिका या ग्रेबन कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और साथ ही हमने प्लेट्यू की बात की, और हमने प्लेन्स की बात की, और हमने एक्सरसाइज को देखा। सो बस आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद हम एक लाइव सेशन करेंगे, जिसमें कि मैं आपके जो कमेंट्स है वह देखती रहूंगी। चलिए तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।